हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये भूगोल कक्षा 10 का बुक का है। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है पार्ट 2। इसी को आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर का नेम है स्टूडेंट वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा क्या क्या है इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात कितने कितने हैं वो भी पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण कब नियम लागू हुआ और इसमें क्या क्या आता है सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद बाघ परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग वनों का वर्गीकरण भी कर लेंगे और चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, इन दो आंदोलन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से स्लाइड में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा स्टूडेंट जैव विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, विविधता मतलब होता है अंतर। ठीक है, इसका सही मायने में देखिए इसका मतलब होता है अंतर। तो जैव विविधता किसको कहते हैं? जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। तो इस धरती पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव से लेकर वट वृक्ष, पेड़ पौधे, हाथी, घोड़े एवं ब्लू व्हेल जैसे जीव रहते हैं। मतलब है कि हमारा जो धरती है, ये हमारा धरती है पृथ्वी, इसमें बहुत सारे जीव जंतु, छोटे जीव जंतु से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर के हमारा जो बड़े जीव, जो सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, ये सारे के सारे जैव विविधता में आते हैं। इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता, हम मनुष्य अत्यधिक जैव विविधता से घिरे हुए हैं। जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग क्या है, जैव विविधता से घिरे हुए हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जितने भी मानव हैं हम लोग और जीवधारी जितने भी है, दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा क्या होता है, पहला हमारा देखिए उत्पाद आता है और उत्पाद को खाने वाला कोई आता है, उसको कोई खाने वाला आता है और उसको कोई खाने वाला रहता है। मतलब कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अस्तित्व में रहते हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये घास है हमारा, ये हमारा प्राथमिक उत्पाद है। घास तो किसी को खाएगा नहीं, लेकिन ये जो हमारा है इसको हम क्या है, देखिए कीड़े मकोड़े जो प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है, कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे। तो पक्षी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। और पक्षी को कौन खाता है, तो जो इसके बाद का उपभोक्ता आता है जिसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो ये हो गया जो घास फूस खाता है, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता हो गया जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, और उसके बाद हमारा जो पक्षी आ जाता है द्वितीय उपभोक्ता, उसको खाने वालों को हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। और उन सारे जानवर जैसे हमारा जो इसमें आता है, हिरन आता है, खरगोश आता है, ये सारे इसमें जानवर आते हैं। और उसके बाद हमारा जो आता है वो हमारा शेर बाघ आता है, क्योंकि शेर बाघ हमारा क्या होता है, मांसाहार होता है। ये किसी भी जीव को क्या कर सकता है, खा सकता है। और इसी में हम लोग भी आते हैं, जो उच्च उपभोक्ता के वर्ग में हम लोग आते हैं, मनुष्य भी इसी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो हमारा है परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। चलिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अपना जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जितने भी जीव इस धरती पर हैं सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखना है। जो जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने में अक्षम हो जाते हैं वो इस दुनिया से क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो इसी चीज को हमारा यहाँ पे देखिए अस्तित्व का बात आ रहा है। तो अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे जीव को खाना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सभी जीव जंतु एक दूसरे को अपना आहार बनाते हैं, परंतु वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में सबसे अधिक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो वेस्टेज बचता है, जो अपघटक होता है, ये फिर से हमारा ह्यूमस के रूप में फिर से पेड़ पौधे का निर्माण करता है और ये चक्र जो है चलते रहता है, ये समाप्त कभी भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वायु जिससे हम सांस लेते हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है? वन से प्राप्त होता है, क्योंकि वन जो है हमारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? जल देते हैं। जल देखिए जहां पे हमारा पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहीं पे बारिश होता है, बारिश होता है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो बारिश कहाँ होता है? जहां पे पेड़ पौधे होते हैं। तो जहां पे पेड़ पौधे रहेंगे वहीं पे बारिश होगा, तो वहीं से हमारा जल भी प्राप्त होगा। जल जो है हमारा सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। तो जल का भी हमारा प्राप्त कहाँ होता है? तो वन से ही प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिट्टी, जिससे हम अनाज पैदा करते हैं। मिट्टी भी हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? वन से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप लोग यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में वनस्पति जात, देखिए भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो वनस्पति जात आते हैं उसमें हमारा कौन कौन आता है? देखिए फूल फल आते हैं, जितने भी खाने पीने के सब्जी वगैरह आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, फूल पत्ती आते हैं। देखिए इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति जात कहते हैं। वनस्पति के अंतर्गत ये हमारे आते हैं, ये हमारा वनस्पति में आते हैं। और एक दूसरा होता है प्राणी जात। प्राणी जात में कौन कौन आते हैं? तो प्राणी जात में हमारा शेर, बाघ, चीता, हाथी, उसके बाद देखिए चमगादड़, कोयल, मैना, तोता, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं? प्राणी जात में रखते हैं। तो भारत में वनस्पति जात जो है हमारा बहुत ही अधिक समृद्ध है, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा देश है और जितना ज्यादा बड़ा देश होगा उतना ज्यादा वहां पे जैव विविधता पाया जाएगा। तो वनस्पति में जो है जैव विविधता बहुत ही अधिक हमारा भारत में है और वाला देश है। भारत में लगभग 47,000 वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये VBI है, इसको हम लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये पूछता है हम लोगों से बार बार कि भारत में वनस्पति जात कितना है लगभग में। तो लगभग में हमारा 47,000 वनस्पति जात है। उसके बाद है हमारा प्राणी जात। तो प्राणी जात में देखिए भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव जातियां पाई जाती है। प्राणी जात में हमारा कितना है? 81,000। और भारत में वनस्पति जात कितना है? तो 47,000। इसको हम लोगों को याद कर लेना है। देखिए उसके बाद हमारा लिखा हुआ है जिसमें बड़े स्तनधारी, जो बड़े स्तनधारी होते हैं, बड़े स्तनधारी में हमारा क्या आता है? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, हाथी, उसके बाद मनुष्य, डायनासोर, ये सारे हमारा क्या है? डायनासोर का भी विलुप्त हो चुका है, ये करोड़ों साल पहले हुआ करता था। तो ये सारे हमारे हैं बड़े स्तनधारियों में। तो बड़े स्तनधारियों में 79 प्रजाति पाई जाती है, तथा पक्षियों में बात करें तो हमारा 44 प्रजाति पाई जाती है। तो ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी यहाँ पे हमारा नोट्स में दिया हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग इसको हैं बहुत ही मेहनत से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के नोट्स को तैयार किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत में वन जीवों का संरक्षण, देखिए वन जीवों का संरक्षण कैसे करना है, कैसे किस प्रकार से हमारा वन जीव संरक्षण के नियम वगैरह बने हुए हैं भारत में, सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में वन जीवों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए भारत जो है हमारा बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के जैव विविधता पाया जाता है प्राणियों में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीवों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, अपने जरूरत के लिए जानवरों को मार रहे हैं, गोली से, तीर धनुष से, इन सारे चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीवों को मार रहे हैं। और जीवों के मार रहे हैं तो जीवों को मारने से हमारा जीवों का ह्रास हो रहा है बहुत ही तेजी से। इसलिए इसका संरक्षण जो है अति आवश्यक है। अगर हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो वह जीव हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से मिट जाएगा, जैसे हमारा डायनासोर को हुआ। तो डायनासोर हमारे धरती से हमारा क्या हो चुका है? मिट चुका है। आप लोग एक चीज और जानते होंगे, ड्रैगन फ्लाई, ये इंग्लिश में होता है, इसको हम लोग धुंधुर कहते हैं, हम लोग अपना घर तरफ धुंधुर।
आप लोग अपना घर तरफ क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही बच्चा में आप लोग देखते होंगे बहुत ही ज्यादा नजर आता था शाम के टाइम और सुबह के टाइम। जब शाम होने का रहता था उस समय धुंधुर बहुत ही ज्यादा उड़ते थे। तो ये भी हमारा क्या है धरती से समाप्त हो चुके हैं। आगे हमारा लिखा हुआ ताकि जीवों का जैव विविधता क्या है बनी रहे। तो संरक्षण क्यों आवश्यकता है। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर यही होगा स्टूडेंट कि भारत में जो है वन जीवों का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है ताकि जीवों का जैव विविधता बनी रहे और पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र वो हमारा बना रहे। पारिस्थितिकी तंत्र टूट जाएगा तो एक जीव क्या हो जाएगा दूसरे जीव पर जो निर्भर था वो हमारा भूखे मर जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे शेर बाघ जो है शेर बाघ को क्या चाहिए। तो शेर बाघ को मांस चाहिए और मांस कहाँ से प्राप्त होगा। तो मांस प्राप्त होगा खरगोश से, हिरन से, इन सारे जीवों से प्राप्त होगा। और ये ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा शेर बाघ भी भूखे हो जाएंगे और ये भी हमारा क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो है संरक्षण बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो हमारा है 1972 ईस्वी में भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। और ये क्वेश्चन भी आई है, ये बार बार पूछता है कि कब लागू किया गया था और जिसका बिंदु मुख्य बिंदु क्या क्या था, क्या क्या हमारा उसमें सोच करके बनाया गया था अधिनियम को। तो संकटग्रस्त जीवों को बचाना। तो संकटग्रस्त जीव किसको कहेंगे, ऐसा जीव जो बहुत ही तेजी से ह्रास होते चला जा रहा है और जो बहुत ही कम संख्या में बचा हुआ है। तो इन जीवों को क्या करना है बचाव करना है, ये हमारा पहला उद्देश्य था। उसके बाद देखिए शिकार पर प्रतिबंध। शिकार का मतलब होता है कि लोग अपने दवाई वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे कार्यों से क्या करते हैं शिकार कर देते हैं, जीवों को मार देते हैं। तो ये हमारा है प्रतिबंध लग चुका है पूरी तरीके से सरकार के द्वारा। उसके बाद है जंगली जीवों के व्यापार पर रोक। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है जंगली जीवों के व्यापार पर रोक। तो पहले के लोग क्या करते थे जंगली जीवों को पकड़ करके और उसको बेच देते थे, व्यापार करते थे। तो इस पर भी रोक लगाया गया है। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जिसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं। तो बहुत सारे सेंचुरी का निर्माण भी किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करना ये हमारा क्या मुख्य बिंदु था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के। उसके बाद देखिए आगे हमारा लिखा हुआ है संकटग्रस्त प्राणियों में कौन कौन आते हैं। देखिए तो पहला लिखा हुआ है बाघ, ये हमारा क्या है बाघ। उसके बाद है एक सींग, यहाँ पे सींग होगा, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगुल, मगरमच्छ, एशियाई शेर एवं अन्य प्राणी जो है संकटग्रस्त प्राणियों में शामिल हैं। उसके बाद में देखिए बाद में हाथी को भी शामिल कर दिया गया, काला हिरन को भी शामिल कर दिया गया क्योंकि इनकी भी संख्या लगातार घटती जा रही थी। लोग इसको भी शिकार बना रहे थे और व्यापार कर रहे थे। चिंकारा की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए इसको भी बाद में संकटग्रस्त प्राणियों में जोड़ दिया गया। हिम तेंदुओं को भी जोड़ दिया गया। आदि के शिकार एवं व्यापार पर रोक लगा दिया गया बाद में। ठीक है, तो ये हमारा आता है भारत में वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से किया जाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना से हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये हमारा क्या है VBI क्वेश्चन है। तो इससे हमारा पूछेगा बाघ परियोजना कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। तो साल 1973 ईस्वी में बाघों की अनुमानित संख्या जो 55,000 पहले थी वो घटकर 1827 रह गई, जिसके कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई और हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब किया गया, तो 1973 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया, तो अनुमानित जो बाघों की संख्या थी वो 55,000 थी, वो हमारा घट करके 1847 रह गई थी, इसीलिए हमारा क्या है टाइगर प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया था। और शिकार करने एवं गैर कानूनी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया था। तो बाघों का शिकार करने और गैर कानूनी रूप से व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया था। और आगे हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का सबसे बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए आगे हमारा है बाघ भारत के प्रमुख
बाघ संरक्षण परियोजनाएं। भारत के प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन से हैं, इससे भी हमारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला हमारा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये हमारा राजस्थान में स्थित है। मानस बाघ रिजर्व ये हमारा असम में है और पेरियार बाघ रिजर्व ये हमारा केरल में है। कुछ अन्य और भी बाघ परियोजनाएं हैं जो देश में चलाए जा रहे हैं, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कर्नाटक में उपस्थित है। उसके बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में उपस्थित है। मानस तो हम लोग पढ़ लिए हैं जो असम में है। उसके बाद है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। वन्य जीव अधिनियम जो हमारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1973 में बनाया गया था। तो 1973 के बाद जो हमारा है 1980 से 1986 के जो दशक थे उसके बीच का एरिया जो हमारे इसके बीच का जो समय है 80 से 86, इसमें जो है संरक्षित जीवों में तितलियों को, पतंगों को, भृंगों को और ड्रैगन फ्लाई को भी शामिल किया गया। इस प्रकार से तितली होता है, इसको हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं इंग्लिश में, बटरफ्लाई। उसके बाद देखिए इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, अभी मैंने बताया धुंधुर, ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद हमारा देखिए पतंगों और भृंगों, इन सभी को क्या किया गया, संरक्षित जीवों के सूची में डाला गया। उसके बाद देखिए आगे हमारा लिखा हुआ 1991 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 1991 ईस्वी में फिर से 6 जातियां, जो पौधों के 6 जातियां थे उसको भी संरक्षित वन के श्रेणी में डाला गया। इसमें देखिए हमारा कुछ पौधों के चित्र यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार के, जैसे यहाँ पे पुटूस तो आप लोग देखे ही होंगे, अभी भी गांव एरिया में है, लेकिन पुटूस का प्रजाति है बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहा है। तो इस तरह के जितने भी झाड़ीदार पौधे हैं उनको भी हमारा क्या है, पौधों के 6 जातियों को भी शामिल किया गया है संरक्षित वनस्पति जात के श्रेणी में। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है भारत में वनों का वर्गीकरण। तो भारत में वनों का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला हमारा है आरक्षित वन। तो आरक्षित वन को कहते हैं, ये देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये जो आरक्षित वन है स्टूडेंट, ये हमारा देश के अधिकतर हिस्सा का जितने भी जंगल होते हैं वो आरक्षित के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है कि जनता को खुला छूट होता है जाने का, और ये अपने हर जरूरत की लकड़ी, पशुचारण वगैरह वगैरह कर सकते हैं, इसमें उतना ज़्यादा रोक नहीं होता है। लेकिन जो रक्षित वन होते हैं ये हमारा सरकार के अंडर में पूरी तरीके से आते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है रक्षित वन के अंतर्गत आता है। इसमें जनता का जाना खुला छूट नहीं होता है। जनता इसमें हमारा जो है लकड़ी वगैरह, इमारत वगैरह बनाने के लिए लकड़ी नहीं जमा कर सकते हैं, पशुचारण वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसमें पूर्ण तरीके से निषेध होता है जाना। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन का कहने का मतलब ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये न तो रक्षित वन है, ये न तो आरक्षित वन है, न तो रक्षित वन है। इसमें अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो लोगों और समुदाय के लिए स्वामित्व होता है, मतलब पर्सनल होता है। इसमें हम अपना जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ अपना घर वगैरह भी बना सकते हैं, रह भी सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारा आता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चिपको आंदोलन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है, इसको अच्छे से समझाइए हमको। तो कैसे समझाना, देखिए यहाँ पे, तो चिपको आंदोलन यह भारत का एक वन संरक्षण आंदोलन है। इसको आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा, वन संरक्षण आंदोलन है। यह कहाँ पे शुरू किया गया था, तो हिमालय क्षेत्र में भी शुरू किया गया था। वनों का व्यावसायिक कटाई का सरकार के नीतियों को विरोध करते हुए 1970 के दशक में प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को गले
से लगा लिया ताकि पेड़ काटे ना जा सके। देखिए इसमें हिमालय क्षेत्र और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे अलकनंदा नदी का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सरकार की गलत नीतियों की वजह से क्या होता था कि ये सरकार जो है कुछ पेड़ पौधों को काटने के लिए किसी खास कंपनी को दे देता था, लीज पर दे देता था। तो वो क्या करते थे, पेड़ों को काट करके उसका अपना कुछ कार्य में कंपनियां लगाते थे। तो इसी को रोकने के लिए जो वहां के आदिवासी लोग रहते थे वो क्या करते थे, वे पेड़ों को गले से लगा लेते थे और उनका कहना रहता था कि ये पेड़ हमारा जीवन है, इसके बिना हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे। तो इसी के लेकर के वो क्या करते थे, पेड़ों को अपने से गले से लगा लेते थे और पेड़ नहीं काटा जा सके इसके लिए वो विरोध करते थे। देखिए एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1974 में अलकनंदा नदी के किनारे वाले जंगल में सरकार द्वारा 2500 पेड़ों की नीलामी कर दिया गया, सरकार के द्वारा कर दिया गया था और जिसमें घोषणा किया गया था। तो इसी के कारण वहां के ग्रामीणों ने पेड़ों के गले से लगाकर सरकार के कार्यों का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, इसके मुख्य भूमिका गौरा देवी ने निभाया था। तो इसका जो मुख्य भूमिका किसने निभाया था, गौरा देवी, देख सकते हैं यहाँ पे ये गौरा देवी है। तो इसी ने क्या किया था, गांव वालों को बताया था और चिल्लाने वगैरह लगी थी कि पेड़ काटने के लिए फिर से आ चुके हैं और सभी लोगों ने फिर से एकजुट होकर के पेड़ों को काटने से बचाया था। मूल निवासी द्वारा पेड़ पौधों को अपना देवी देवता भी बताया गया है और उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है कि मूल निवासी जो वहाँ के रहते थे, और अभी भी हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म में खास करके कि जो लोग होते हैं वो पेड़ पौधों को भी अपना देवी देवता मानते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नीम, पीपल, बरगद, इन सारे पेड़ पौधों को क्या किया गया है, हिंदू धर्म के द्वारा देवी देवता मान करके उसका पूजा किया जाता है और लोग उसकी बचाव करते हैं और उसको न तो काटते हैं, उसको सालों साल तक छोड़ देते हैं। उसके बाद एक आंदोलन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन का मतलब होता है बीज जो हमारे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के कारण, मतलब कि रासायनिक उर्वरकों के कारण खराब हो रहे हैं, उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। तो टिहरी के किसानों के द्वारा ये बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें टिहरी के किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन किया गया। इसमें रासायनिक उर्वरकों को न उपयोग करने पर जोर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया था कि रासायनिक उर्वरकों को उपयोग नहीं करना है, इस पर जोर दिया गया था। और टिहरी के किसानों ने बताया कि फसलों का उत्पादन बिना रासायनिक उर्वरकों के भी अच्छे से किया जा सकता है। ये हमारा बीज बचाओ आंदोलन है और इससे क्वेश्चन पूछता है कि बीज बचाओ आंदोलन कहाँ के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी के किसानों के द्वारा। और बीज बचाओ आंदोलन में किस तत्व का विरोध किया गया था, तो रासायनिक उर्वरकों का विरोध किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हमारा बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग रट लीजिएगा। एक चीज और, ये बहुत ही पुराना बात यहाँ पे लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध के समय से ही 487 ईसा पूर्व का बात है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पेड़ सभी की रक्षा करता है। पेड़ क्या करता है, सभी की रक्षा करता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधों को काटता है उसको भी छाया प्रदान करता है। से हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप हमको पूछ सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर में मैं अलग से वीडियो बना करके अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से हमारा क्या क्या पढ़े हैं। मुख्य रूप से अभी हमने पढ़ा है बीज आंदोलन, उसके बाद हमने अभी पढ़ा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, उसके बाद हमने पढ़ा बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, जीवों का संरक्षण कैसे करना है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सारे चीजों को भी हमने पढ़ा। उसके बाद संकटग्रस्त जीवों के बारे में पढ़ा, संकटग्रस्त जीवों में किन किन जीवों को और ऐड किया गया, ये सारे चीजों के बारे में भी मैंने पढ़ लिया है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, धन्यवाद।